नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं देश की बेटियां। देश की बेटियों का सफर लगातार आगे बढ़ रहा है और इसमें आज हम पहुंचे हैं राजस्थान। जी हां, राजस्थान की बेटी के घर। देश की बेटियां एक ऐसा सफर है जिसमें हर कोई बेटी हमारे साथ जुड़ रही है। वो बेटियां जिसने इतिहास के पन्नों पर नाम दर्ज किया है, वो बेटियां जो बताना चाहती हैं हम बेटियां हैं लेकिन किसी से कम नहीं। वो बेटियां जो बेटियों पर सवाल खड़े करने वाले लोगों के लिए आगे आकर कहती हैं कि एक मौका देकर तो देखिए, फिर देखिए हमारी बेटियां क्या कुछ करती हैं। तो उसी सिलसिले में देश भर की बेटियों के आगे बढ़ते हुए आज राजस्थान हमारी टीम पहुंची है और अर्चना शर्मा के घर। आपको बताते हैं कि जब बात राजस्थान की करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां पर बेटियों को आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यकीनन ये सच कहा आपने, क्योंकि गाँव से निकलकर बेटियां अगर आगे जाना चाहें तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटियों के लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते आ जाते हैं जहाँ पर बंदिशें लग जाती हैं। शादी कर लीजिए, फिर आपका जो पति चाहे वो कर लीजिए, या यूँ कहें कुछ बन जाइए, लेकिन बन कैसे जाइए, एक मौका देंगे तभी तो। ऐसे ही कुछ हमारी आज एक बेटी अर्चना शर्मा जो आपको बताएगी कि बेटियों के लिए संघर्ष कितना है, खुद उस बेटी के लिए कितना संघर्ष रहा है। उस बेटी को सुनकर हो सकता है हमारे गांव की, हमारे राजस्थान की तमाम बेटियों की, परिवारों की, खासकर परिवार इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर आप बदल जाएंगे तो आपकी बेटियों के लिए रास्ते खुल जाएंगे। चलिए चलते हैं। तो चलिए, हम पहुँचे हैं आज राजस्थान की बेटी के पास। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत प्राउड होता है। मैं बहुत अच्छी हूँ जब बात राजस्थान की बेटियों की आती है। ऐसा नहीं है कि हमारे राजस्थान की बेटियाँ आज कहीं नहीं हैं। इतिहास उठाकर देखेंगे तो हमारे राजस्थान की बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखकर छोड़ दिया है। लेकिन आज भी अर्चना शर्मा हमें बताएगी कितना कठिन है अर्चना शर्मा बनना। देखिए, मैं समझती हूँ कि 2021 है ये है और हम उस विंटेज के, या मैं कह सकती हूँ, आप तो मुझसे छोटी हैं। हाँ, बिल्कुल। उस दौर के लोग हैं जब हम सुविधा संपन्न दौर में तो आ ही गए थे। जी जी। लेकिन बहुत सारी उपलब्धताएं महिला के रूप में उस समय भी उपलब्ध नहीं थी और अभी भी आप जाएंगे तो राजनीति जैसे कठिन क्षेत्र में थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। पर मैं मानती हूँ कि राजस्थान की धरा वीर भूमि है। हाँ। और यहाँ पर इतिहास में आपने खुद ने कहा कि बहुत सी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने मुकाम पे पहुँच करके, और एक महिला का क्या गर्व होता है या गौरव होता है, क्या उसकी क्षमता होती है, कितनी शक्तिशाली वो होती है आंतरिक रूप से, वो सब प्रतिमान स्थापित की है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो एक प्रिविलेज फैमिली से रही हूँ, क्योंकि मेरे जो पिता हैं वो पुलिस अधिकारी रहे, भारतीय पुलिस सेवा के। लेकिन ये बात सही है कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि मैं राजनीति जैसे क्षेत्र में आऊँ। जी। और मैं समझती हूँ कि वैसे तो हर क्षेत्र में कठिनाइयाँ होती हैं, हर क्षेत्र में इम्पेडिमेंट्स होते हैं, हर क्षेत्र में अपनी कुछ ऐसी दुविधाएं होती हैं जो महिलाओं को पार करनी होती हैं। लेकिन राजनीति मुझे लगता है सबसे कठिन क्षेत्र है। जी। उसका कारण ये होता है कि जब महिला सक्रिय राजनीति में आती है और यदि उसका सामना किसी पुरुष से होता है दूसरी पार्टी के, तो अमूमन उसका जो आकलन किया जाता है उसमें उसको थोड़ा सा 2M दर्जे के रूप में देखा जाता है। और कई बार ये भी सोचा जाता है कि महिला को जिता देंगे तो पता नहीं ये काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो उसे प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। और महिलाओं का जो एंट्री है पॉलिटिक्स में, वो मैं समझती हूँ कि पूरे विश्व में भी अगर आप देखेंगे, मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया। तो जब मैं शुरू में गई तो मुझे लगता था कि भारत से आई हूँ तो हो सकता है कम प्रतिनिधित्व हो, लेकिन यूएसए के सेनेटर्स से बात की तो पता चला वहाँ भी 12-13% है रिप्रेजेंटेशन। तो कमोबेश ये ग्लोबल सिनेरियो है और जिनको अवसर मिल जाए तो उनको जब प्लेटफॉर्म मिले तो अपने आप को प्रूव करना चाहिए। तो कहीं डर तो नहीं है पुरुष प्रधान देश में पुरुषों को कि महिलाओं को जब मिल जाता है पद तो वो इतना खूबसूरती से निभाती हैं, और आपने देखा होगा जहाँ जिस पद पर होती हैं उसका नक्शा पूरा बदल जाता है, तो ये डर भी हो सकता है। देखिए, एक बार मुझसे आपकी तरह एक युवा एंकर थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि महिलाएं जब पार्लियामेंट में 33% पहुँचेंगी या कभी 50% पहुँच जाएंगी तो क्या अंतर होगा। तो देखिए, मुझसे पूछने से पहले मेरी एक साथी से पूछा जो विपक्षी पार्टी की थी। तो उनका जवाब था कि सदन खूबसूरत हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। सदन में गरिमा आ जाएगी। क्या बात है। क्योंकि महिला खुद ही स्वतः ही गरिमा की मूर्ति है। और मैं समझती हूँ कि जब महिलाएं बैठती हैं तो पुरुष भी अपनी संयम के साथ वार्ता करते हैं, संवाद करते हैं। और महिलाओं के सक्रिय होने से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा जो हम लोगों को एक कह सकते हैं ईश्वर से प्रदत्त जो चीज़ है वो है कि हम दूसरों के प्रति संवेदनशील हैं।
और जब महिलाएं किसी भी सदन में पहुंचे, चाहे पंचायत में पहुंचे या देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे, तो वो सबसे पहले सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर के और सक्रिय होती हैं और कोशिश करती हैं, प्रयास करती हैं कि वो उन मुद्दों को लेकर कानून बनाने में भी सहयोगी बने। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसे एक्नॉलेज जब विश्व में कर लिया जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत जवाब दिया। और सुनने वाले, मैं कहूँगी कि सदन में बैठे हुए जो हमारे पुरुष प्रधान जिसे देश कहा जाता है, वो भी सुनकर सोच रहे होंगे कि बड़ा सही सटीक जवाब की गरिमा आ जाएगी। अगर मैं तो मानती हूँ महिलाएं अगर आ जाती हैं तो बढ़ते हुए अपराध जो हमारे महिलाओं के प्रति हैं, बेटियों के प्रति है, रेशियो लगातार बढ़ रहा है, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर महिला हर क्षेत्र में आगे आगे आ रही है। अब सवाल मैं आपसे करती हूँ राजनीति का, क्योंकि बेटियां राजनीति में आना तो बहुत दूर है, सपने में सोचना भी नहीं होता है। या तो बेटियां पुलिस या टीचर अफसर बनती है, उसके लिए भी उनको पहले प्रूव करना पड़ता है कि पापा मैं ये कर सकती हूँ और बिल्कुल सही सलामत रहकर कर सकती हूँ। तो पापा का जवाब होगा है शादी कर लो, उसके बाद कर लो। आपको लगता है ये शादी वाला वर्ड कुछ बदला है? अगर राजस्थान में, अगर गाँव की तरफ में जाऊँ, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में भी अब मैं देख रही हूँ कि बहुत युवतियाँ या युवा महिलाएं जो सक्रिय हो रही हैं राजनीति में। उसका एक कारण है, एक तो हमने रिजर्वेशन दिया ग्रास रूट लेवल पे, तो एक बाध्यता हुई कि 33% महिलाएं, या यूँ कह सकते हैं 50% का भी पार्टिसिपेशन की भी यहाँ प्रावधान है, और महिलाओं के नौकरी में भी 33% रिजर्वेशन है। तो सतही महिलाएं आगे आ रही हैं। अब मैंने देखा 21 साल की युवती भी मेयर बनी है इस देश में। हमारे यहाँ पंचायतों में भी बहुत कम आयु में लड़कियां जा रही हैं। कोई बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की हुई युवतियां हैं जो छोटे चुनाव लड़कर भी अपनी सक्रियता को साबित कर रही हैं। लेकिन होता यही है कि एक बार आपने यदि किसी चीज़ को हासिल किया तो आगे उस मुकाम में आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसके इम्पेडिमेंट्स तो आते ही आते हैं। तो वो मैं समझती हूँ हर क्षेत्र में है। लेकिन राजनीति में चूँकि मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, कई लोग पूछते हैं कि पूछते क्या, मैं ही उनसे कहती हूँ कि आपने यदि यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया तो एक पेपर होता है जिसको एक एग्जामिनर जांचता है। बिल्कुल। लेकिन राजनीति में आपके एग्जामिनर्स बहुत सारे होते हैं, लाखों की संख्या में, और हर व्यक्ति इस चीज़ को समझने को तैयार होगा कि ये महिला आगे बढ़ करके कर सकती है नहीं कर सकती है। तो वो एक दुविधा होती है। महिलाएं महिला के सामने जब चुनाव लड़ती हैं तो मैं समझती हूँ उस समय सक्षम महिलाएं जीतती हैं। लेकिन जब पुरुष के सामने एक महिला लड़ती है तो जैसे मैं खुद एक उदाहरण हूँ, मैंने 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और हालांकि वो सीट बहुत कह सकते हैं कि परंपरागत रूप से विपक्षी पार्टी के खाते में जाती है 35 साल, लेकिन फिर भी जाकर टक्कर ली। हाँ, टक्कर ली, और कह सकते हैं कि 1% से भी कम से हारे तो इसका मतलब वो मैनेजमेंट या जो भी सिस्टम की हार हो गई। पर मुझे लगा कि जनता में स्वीकार्यता बढ़ी है, और वो तब बढ़ती है जब महिलाएं दोहरे मापदंडों को पूरा करके आगे बढ़ती हैं। तो ये परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्या बात है, कितना खूबसूरती से हमारी बेटियों के लिए आपने सवाल रखा है। अब बेटियों पर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आज बात राजनीति की नहीं करेंगे, आज बात हम एक बेटी से, एक महिला से, एक माँ से, एक पत्नी से कर रहे हैं, जिसे कई सारे रूप हैं जो निभाने पड़ते हैं गरिमा के साथ। लेकिन अगर हम यहाँ पर देश की बेटियों की बात करें, आज भी हमारी बेटियों को क्यों प्रूव करना पड़ता है अर्चना जी? आज भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ आज भी अपनी बेटियों को रोना धोना पड़ता है, फिर जाकर वो छोटा बड़ा काम कर पाती हैं। देखिए, मैं एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने उसमें मैट्रियार्कल सोसाइटी भी पढ़ी है, लेकिन वो ट्राइबल सोसाइटी से जो परिष्कृत हुआ समाज जी, वैसे वैसे महिला का दर्जा जो था दोयम होता गया। उसकी जो कह सकते कंसिस्टेंसी थी उसमें ज़्यादा दोयमता का भाव आता गया, और कोई इसे समझना नहीं चाहता। सब कहते हैं वेस्टर्नाइज वर्ल्ड में महिलाएं बराबर हैं। जितना डेवलप, जितना विकसित होगा समाज, उतना ही अप्रिहेंशन महिलाओं के प्रति आता है। उसका कारण है वो बायोलॉजिकली कमज़ोर दिखती हैं, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है। और आपने देखा होगा, छोटे छोटे उदाहरण होते हैं, मैं लोगों को समझाने के लिए उदाहरण देती हूँ कि जब किसी पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है तो कोई नहीं कहता कि इसकी शादी कर दो, यूँ कहते हैं पहाड़ सी जिंदगी कैसे गुजारेगी, ये चिंता करते लेकिन कोई नहीं कहता इसका पुनर्विवाह कर दो। यदि उसके जगह पत्नी मर जाती है और पति जो है यदि 50-60 का भी है तो कहते हैं ये कैसे बच्चों को पालेगा, इसकी शादी कर दो। क्या ये नजरिया है दुनिया का। और वो महिला पहाड़ सी जिंदगी निकालती है, बच्चों का पोषण करती है, उनको सक्षम बनाती है, अपने पैरों पर खड़ा करती है, अपनी जिंदगी को स्वा करती है। तो ये अंतर हमने देखा है अपनी लाइफ में। और आप देखिए ना,
महिला कितनी भी आगे बढ़ जाए, कितना भी वो मुकाम हासिल कर ले, कितनी बड़ी पोजीशन पे हो, उसके मन में हर समय 24 घंटे उसके दिल के कोने में उसके परिवार, उसके बच्चों की चिंता हमेशा समाहित होती है। कितनी भी बड़ी बड़ी महिलाओं से मिल लीजिए, उनसे कभी प्राइवेट उसमें बात करिए कॉन्वर्सेशन में, तो वो रिवील करेंगे कि हर समय मुझे अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता कहीं ना कहीं होती। ठीक है, ये बात तो होगी तमाम बेटियों के लिए। मैं आपके अंदर ही झांक कर देखूं तो आसान नहीं था, शादी के बाद भी आपको भी काफ़ी कठिनाइयाँ आई, और वो भी राजनीति को लेकर। देखिए, सच है ये बात? मैं तो ये समझती हूँ कि हो सकता है लीडरशिप क्वालिटी हर महिला में हो, किसी में आकांक्षा भी होती है राजनीति में आने की। मैं कम से कम राजनीति की प्राणी नहीं थी, और जैसे डेस्टिनी होती है मैं भी आ गई। पारिवारिक पृष्ठभूमि समझ लीजिए, राजनीति में आने के समय अंदाज़ा नहीं होता कितनी मुश्किलें होंगी। राजनीति अगर जनप्रतिनिधि के रूप में है तब और मुश्किलें होती हैं, अगर संगठनात्मक तौर पर है तो मैंने दोनों को अनुभव किया है। और मैं समझती हूँ कि जब आप सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं तब आपके मन में एक आकांक्षा होती है कि मुझे चुनाव भी जीतना है। और वो जो दौर है वो बहुत मुश्किल भरा हो जाता है, क्योंकि महिलाओं को बहुत आसानी से बहुत अच्छी सीट, या यूँ कह सकते हैं, आपने देखा होगा ना पार्लियामेंट में भी कई बार ये मुद्दे उठाए महिला पार्लियामेंटेरियंस ने कि महिलाओं को यदि आगे बढ़ाना है तो उन्हें सुरक्षित सीट पे लड़वाइए। लेकिन मुझे लगता है कि जब टिकट चयन की प्रक्रिया शुरू होती है तो टिकट को एक टोकनिज्म माना जाता है, और उनको वो सीट्स दी जाती हैं जहाँ पर जीत की निश्चितता नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी है, और अवसर भी गंवाए हैं, अवसर नहीं भी मिले हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में मेरे पिता से एक चीज़ सीखी थी, और वो ये था कि अगर मंच पे थोड़ा सा स्थान भी मिले तो कोशिश करो मंच तुम्हारा हो जाए। और वही प्रयास किया, और मैं समझती हूँ कि मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी विचारधारा से इतर थी, यानी मेरी पार्टी की विचारधारा से। तो उस दौर में मुझे इस चीज़ का भी सामना करना पड़ा कि अमुक व्यक्ति की ये बहू है, मैं आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज की पुत्रवधू हूँ। तो लोग कहते थे कि उनकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से अलग है, और उस दौर में मुझे ये स्ट्रगल भी करना पड़ा। और मुझे लगता था कई बार कि ये स्टिग्मा की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसको पार करना एक दुविधा थी। उसे पार किया तो अपने आप को स्थापित करने में समय लगा। आज मुझे 21 साल हो गए। अब अर्चना शर्मा के नाम से जानी जाती है। अब कोई उसके पीछे बैकग्राउंड को अटैच नहीं करता। सवाल सबसे पहले पूछा, उसका जवाब अब जाकर मिला है कि 21 साल लगे हैं जी अर्चना शर्मा को अर्चना शर्मा बनने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो 21 साल बेटियों को अपने आप को निखारने में देना ही पड़ेगा, चाहे हम किसी दौर की बात कर ले, 21वीं सदी में क्यों ना पहुंच जाए। अच्छा, यहाँ अगर मैं पूछ रही हूँ कि बेटियों के लिए हम इतना स्ट्रगल, तो अर्चना शर्मा जी, क्या अगर एक बेटी अच्छे परिवार से आती है, अच्छे खानदान से आती है, तो उसके लिए थोड़े रास्ते आसान हो जाते हैं? देखिए, हमारी बेटियों के सवाल थे जो मैं आपसे ले रही हूँ। कहते हैं कि हमारा परिवार तो बहुत नॉर्मल है, तो इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में खबर पढ़ी, या यूँ कह सकते हैं एक रिसर्च पेपर था उनका। तो उसमें देखा कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, यदि पुरुष और महिला में तुलना की जाए, तो उन्होंने उसको एक खोदा, एक तरीके से निकाला कि 70 के दशक से लेकर अब तक कितने लोग मेरिट में आए, और उनमें से कितने लोग हैं जो विदेशों में जाकर बस गए। तो उनका ये आकलन निकला कि अमूमन जो लड़के थे वो 2 टियर 3 टियर जो सिटीज़ हैं उसमें से निकल कर भी विदेश चले गए मेरिट में आने के बाद। लेकिन लड़कियाँ अमूमन मेट्रो सिटीज़ से थी, लेकिन वो विदेश नहीं गई। या फिर उनमें से 1-2% है जिसको परिवार ने प्रोत्साहित किया। पर उनको भी जब इंटरव्यू किया गया तो बोले कि हर बार हमारे परिवार से यही कहा जाता था, आगे परस्यू करना, पहले शादी कर लो। और देखिए, रिसर्च एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत टाइम देना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई महिला डॉक्टर बनना चाहती है और बच्ची, और यदि उसकी पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं तो उसके माँ बाप कहेंगे नहीं, इंजीनियरिंग परस्यू करो, डॉक्टरी में बहुत बड़ा समय लगता है। तो ये जो बाइनरीज हैं हमारे माइंडसेट में, ये जब तक नहीं निकलेंगी तब तक ये दुविधाएं बनी रहेंगी, कितना भी प्रिविलेज परिवार हो, कितना भी। और देखिए, जो जहाँ प्रिविलेज नहीं है वहाँ तो सवाल ही नहीं है उसके आगे बढ़ने का, वहाँ तो उसे खूटे से बांधना ही बांधना है, उसे बोझ समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे परिवेश में ज़्यादा हैं, विदेशों में नहीं है। पर जो हमारे समकक्ष या हमारी जैसी सोच के देश हैं, वहाँ पर ये चीज़ें बखूबी अभी भी कायम है, कितना भी विकास हो जाए। अच्छा, पूछना तो नहीं चाहते थे हम आपसे, लेकिन फिर भी पूछेंगे, क्योंकि 21 साल से राजनीति अगर कहूँ, या स्ट्रगल कहूँ, या संघर्ष भरी कहानी कहूँ, उसमें एक सवाल राजनीति का करने का मन है, अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ये करूँगी कि बेटियों को बांट क्यों दिया जाता है? मैंने बहुत बार देखा है, ये
उस शहर की बेटी है, ये वहाँ की बेटी है, ये हमारी बेटी नहीं है। बेटियों के साथ जब गलत होता है, अत्याचार होता है, बेटियों के साथ रेप होता है, तो ये जो सत्ताएं, जो सरकारें हैं, ये राजनेताएं हैं कुर्सी पर बैठे, क्यों बयान देते हैं हमें, कहते हैं कि ये तो राजस्थान की बेटी है, ये यूपी की बेटी है। अगर मिल के वो राजस्थान और यूपी अगर न्याय दिला दे तो किसी की मजाल हम बेटियों के साथ कुछ गलत हो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसमें राजनीति शुरू हो जाती है। और राजनीति इससे शुरू होती है कि जिसके राज्य में घटना घटी उसको डॉक में खड़ा करके और दूसरे लोग उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं समझती हूँ यदि महिला राजनेता इससे ऊपर उठ जाएं तो ये परिस्थितियाँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन मजबूरी होती है, पार्टी लाइन होती है सबकी, सबको अपनी पार्टी के स्टैंड पर खड़ा होना होता है। या यूँ समझ सकते हैं कि हमारे कुछ बायसेस हो जाते हैं और हम उस पीड़ा को जो उस बच्ची ने झेली है उसको महसूस करने के स्थान पर उसको एक ऑब्जेक्टिफाई करके और हम सिर्फ उसको एक मुद्दा बना करके और उसको कितना ज़िंदा रखा जा सकता है, कितना उसके आधार पर राजनीति की जाती है, उसको शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें और देखिए परपेचुअली चलती हैं, किसी जगह हो गया दूसरी जगह भी होता है। पर अब ये तो मीडिया की भी भूमिका है, किसको मुद्दे को हवा देती है, किसी को नहीं देते हैं। देखिए ये जघन्य अपराध होते हैं, जघन्य से जघन्य। ये तो मैं कहूँगी बहुत पुरानी दुश्मनी है। नेताओं से ऐसा कोई सवाल पूछ के तो देखो, आपकी बिरादरी में अंगुली डाल ही देंगे कि देखिए। नहीं, लेकिन देखिए आप मानिए इस बात को कि मान लीजिए एक दुखद घटना 2016 में निर्भया कांड हुआ, लेकिन वैसी घटना 8 साल लग गए और आज उस दौर में और भी तो कितनी नहीं, और उसके बाद क्यों, उससे पहले भी, उसके उस दौरान भी। लेकिन जो मुद्दा था जिसको माइलेज मिल गया मीडिया में, या यूँ कैसे जिसे मीडिया ने हाथों हाथ लेकर के उठा दिया, उस मुद्दे को तो लोग समझना चाहते हैं। लेकिन उनके पड़ोस में ऐसी घटना घटी है तो लड़की का चरित्र है कि राजनीति में भी देखते हैं कि इस मुद्दे पर अच्छी राजनीति हो सकती है। अब मीडिया क्या करे, फिर वो दिखाएं। राजनेता तो मीडिया की चाल चलते हैं ना, क्या करें, मजबूरी है। देखिए अर्चना जी, आप एक बेटी हैं और एक बेटी, एक बहू, सारे रोल आप निभा रही हैं क्योंकि आप बहुत बड़े हैं हमसे, हम तो आपसे बहुत छोटे हैं अभी। आप अगर जिस जगह खड़ी हैं, एक बेटी के साथ कुछ होता है तो क्या आप ये देखेगी कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं बीजेपी में हूँ, मैं आम आदमी में हूँ? आप चाहती हैं, आप चाहेंगी कि इस बेटी के साथ न्याय हो? बिल्कुल मैं चाहूँगी न्याय हो। और मैं आपको बता दूँ कि जब मैं प्रवक्ता रही हूँ प्रदेश कांग्रेस की, मुझे 11 साल हो गए और मीडिया के प्रभारी के तौर पर मैंने 7 साल तक जिम्मेदारी निभाई है जी। तो मैंने कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि महिला पर घटित अपराध का हम राजनीतिकरण करें। परंतु जहाँ खामी है, जहाँ पर राजनीति की जा रही, वहाँ तो महिलाओं को सक्रिय होकर मुखर होना पड़ेगा। तब जाकर के महिला के प्रति होने वाले अपराधों को एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ देखा जाए, उसे न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष किया जाए, ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। पर दुर्भाग्य देखे ना कि अभी मतलब मुझे कोट कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये कोई मतलब किसी पर आक्षेप की तरह से नहीं, हाथरस की घटना घटी तो हमारे कैबिनेट में बहुत सी महिला मंत्री भी हैं, किसी का कोई बयान नहीं आया। विपक्ष बोलता है तो वो लोग कहते हैं तुम्हारे राज्य में नहीं होता क्या? अरे साहब, होता होगा, लेकिन आप न्याय दिलवाओ। आप तो कम से कम महिला की पीड़ा को समझो। आप तो कम से कम ये कहो कि हम उसको न्याय दिलाने का काम, ये मत कहिए पुलिस ऐसी है, उसके भाई ने उसको मार दिया ऑनर के लिए, ये झूठी चीजें प्रचारित करके। कम से कम ये मत कहिए कि 70 साल कांग्रेस थी, उन्होंने नहीं किया। अरे भैया अब आप हैं, आप कर दीजिए। और कब तक आप दोषारोपण करेंगे? आज तो इनको मेरे ख्याल से 6 साल पूरे हो गए, तो ऐसे में कब तक ये दोषारोपण की राजनीति होगी? लेकिन जो बातें कही आपने उस पर गौर फरमाना जरूरी है। मेरा एक निवेदन है, बार बार जब भी मैं देश की बेटियों के साथ खड़ी होती हूँ कि बेटियों पर राजनीति ना करें। और फिर देखिए हमारी गरिमा के साथ देश कैसे आगे बढ़ता है। फिर हम आते हैं देश की बेटियों के लिए। आज जब देश की बेटियों की हम बात करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि हमारी बेटियां गांव से निकलकर इतिहास रच रही हैं, बड़े बड़े पद पर गई हैं। आपने कहा कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े घराने से हो, छोटे घरों की बेटियां भी आगे जाती हैं। अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं, सरकार का, या मैं कहूं कि हमारी जो सरकारें मौजूदा बैठी होती है, उनका क्या दायित्व बन जाता है कि हमारी बेटियों को आगे लेकर आए, उनके लिए उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाए, परिवारों की सोच कैसे बदले? देखिए आत्मनिर्भरता का जो ये नारा है कोई नया तो नहीं है, ये तो गांधी जी ने दिया था। अब नए नए स्वरूप में उसको बदला जाता है। बेटियां तो वैसे ही आत्मनिर्भर होती हैं। उनको बोझ समझने वाले मैं समझती हूँ मूढ़मती लोग होते हैं, चाहे उनके घर वाले ही क्यों ना हो। लेकिन मुद्दा ये है कि उसकी वल्नरेबिलिटी को इस्तेमाल करके उसे बांधने की कोशिश की जाती है। अब देखिए मैं भी एक माँ हूँ बेटी की, मेरी बेटी डॉक्टर अभी MD कर रही है मेडिसिन में। वो रात को कहीं जाती है तो मुझे चिंता होती है क्योंकि सामाजिक तौर पर हम सुरक्षित महसूस नहीं करते। एक मिनट, क्या कहा आपने कि आपको चिंता होती है? बिल्कुल होती है मुझे। एक इतनी पढ़ी लिखी उनकी मम्मा
अब मैं गांव पर जाऊंगी, ये सवाल बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है मेरी मम्मी या गांव की माताओं को समझने के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक पढ़ी लिखी माँ को चिंता होती है कि बेटी रात को बाहर गई है, यही तो सोच बदलना है। आपको डर है तो फिर तो वो सवाल ही नहीं खड़ा होता। मैं गांव की माताओं को कहूँगी आप देखिए, अच्छा सोचिए बेटी। ये सोच की बात नहीं है, ये परिवेश वातावरण की बात है। जब समाज में लोग ये समझना शुरू कर देंगे कि ये जो लड़का बाहर जा रहा है और ये लड़की जा रही है, तो उसमें अंतर करना, भेद करना बंद कर देंगे। अभी कोविड के दौरान जब उसकी ड्यूटी लगती थी रात में, और आपको पता है कोविड के प्रोटोकॉल्स कितने स्ट्रिक्ट होते हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर से नहीं जाकर मेन रोड से वो जाती थी, तो मुझे चिंता होती थी। क्योंकि समाज में आज भी इतने कापुरुष लोग हैं जो समझना नहीं चाहते। निर्भया के समय आपने देखा ना, किस परिवेश, किस पृष्ठभूमि के लोग थे। तो जब तक ये परिष्कृत नहीं होगा समाज, ये हमारे देश की स्थिति नहीं है, ये सब जगह है। यूके में एनुअली 1 लाख जो रेप्स होते हैं लंदन में होते हैं। अभी हम गए थे, एक कॉमन पार्टी डेलीगेशन हमारा गया था, तो मैं इतनी सरप्राइज थी कि वहाँ पर जो अंग्रेज हम पर शासन कर गए, उन लोगों क्या 30 साल पहले डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट बना है। यानी कितनी कंजर्वेटिव सोसाइटी है। तो महिलाओं को सेकंड फिडल प्ले करने की जो एक भूमिका हुई है, मैं हमेशा कहती हूँ, लोग हंसते हैं इस बात, परिष्कृत समाज की देन है। जब हम लोग आदि मानव के रूप में थे या हमारे इवोल्यूशन हुआ था, तब तो महिलाएं पुरुष से ज़्यादा और उससे ज़्यादा सक्रिय भूमिका में थी। पर ज्यों-ज्यों समझ बढ़ती गई, त्यों तो ये लगा कि इनको घर के दायरे में बांधो, और बांधो इसलिए क्योंकि आपने कहा ना, ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती कि पुरुष काबिल नहीं होते, लेकिन हम में संयम बहुत है, हमें दूसरों के प्रति संवेदनशीलता है, दूसरों के प्रति अच्छा सोचने की क्षमता है, क्योंकि हम लोग जननी हैं। और जो जन्म देती है संतान को, वो सृष्टि के समतुल्य होती है, तो उसकी तुलना पुरुष से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके पास ये गुण है ही नहीं है। क्या बात है। तो ये भी साफ कर दिया कि बेटियां कितनी काबिलियत से आगे बढ़ सकती हैं और कितना काम कर सकती हैं। आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए मैं कहूँगी, क्योंकि आपको बेटियां ही नहीं, युवा वर्ग से लेके हर तमाम अगर वर्ग की मैं बात करूं तो आपको फॉलो करते हैं, आपको सुनते हैं, और बहुत बार मैंने देखा है कि आपकी बातों पर जाकर गहराई से देखते हैं कि हाँ, ये ऐसा आपने कहा है। लेकिन खासकर मैं कमेंट्स चाहूँगी, कमेंट्स में महिलाओं के लिए आप क्या सोचती हैं? आप चाहती हैं कि आप जिस तरह आगे आई हैं, हमारी और महिलाएं आए? देखिए, मैं एक बहुत कटु बातें बोलूँगी जो सत्य भी है। महिलाएं आगे आनी चाहिए, लेकिन आजकल आपको पता है ना कि बहुत जल्दबाजी आगे बढ़ने की, और जब शॉर्टकट्स अपनाए जाते हैं तो आप जैसी मेरी जैसी महिलाओं के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। तो महिलाओं को अवसर मिलने चाहिए, उनकी काबिलियत के अनुसार उनको उपलब्धियां मिलनी चाहिए, लेकिन उनके साथ फेयर प्रैक्टिसेस को अपनाया जाना चाहिए। जिस दिन समाज ये बात समझ जाएगा, तो आप मान लीजिए गाँव से निकली हुई युवती जो है ना, वो भी किसी न किसी पद पर जाने लायक हो जाएगी। तो उसको बांधने का जो दायरा है, जो एक सिस्टम बनाया है समाज ने, एक तो उससे रोका जाए। समाज के पुरुषों की ओरिएंटेशन की क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि मैं मेरे बेटे की जो क्लासमेट्स हैं उनके बारे में सुनती हूँ, तो वो लोग कई बार डिस्कशन करते हैं, युवाओं में होता है ना, तो मैंने सुना कि वो लोग जो बातें करते हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जो फ्रेंड्स हैं, यानी लड़कियां जो उनकी क्लासमेट्स हैं, उनमें से कुछ के परिवार तो बहुत सपोर्टिव हैं, कुछ के नहीं है, तो वो लोग अपने आप को बहुत कुंठित महसूस करती हैं। तो ये समानता जब तक समाज में नहीं आएगी, ये सोच जब तक विकसित नहीं होगी, बेटी बोझ है, तब तक आप समझ लीजिए कोई उपलब्धि बहुत आसानी से नहीं हो सकती। जी, तो देश की बेटी में आज हमारे साथ थी अर्चना शर्मा, और बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पहली ऐसी बेटी होगी जिसने संघर्ष के साथ साथ तमाम बेटियों को जीना सिखाया, और बेटियों के मुद्दे पर किस तरह बात करना है और बेटियों को कैसे आगे बढ़ाना है, वो भी हमने आज देश की बेटी में सीखा। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी बेटियों को लेकर बहुत ज़रूरी है, वो है आपकी सोच को बदलना। बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो जो मौका है वो देने की ज़रूरत है, और अगर वो दे भी देते हैं आप, फिर भी आपके दिमाग में ये रहता है कि न जाने हमारी ये बेटियां कुछ कर पाएगी या नहीं पाएगी। इसे लेकर हमारी बेटियों को हमेशा जज किया जाता है। भला एक बार नहीं 100 बार सोचिए कि अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो आज हमारी ऐसी ऐसी बेटियां हैं जो गाँव से निकलकर वहाँ तक पहुँची हैं। तो चलिए, देश की बेटी में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे हम एक बेटी के साथ, जिस बेटी के संघर्ष की कहानी उसकी जुबानी होगी, जिससे आप समझेंगे, आपका परिवार सीखेगा। हो सकता है आप अपनी बेटी को आगे भेजने के लिए वो रास्ता खोलेंगे। बहुत बहुत नमस्कार।